बेटा पहले आप मुझे ये बताओ कल हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? कोई भी बच्चा बोले। हर्षिता बोलोगे बेटा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। बिल्कुल ठीक है बेटा। पोलर एंड नॉन पोलर वेरी गुड कोवेलेंट बेटा, कंपाउंड। वेरी गुड वेरी गुड। बस अब और ना बोले। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। बेटा आप लोग कोशिश करें डिस्टरबेंस बिल्कुल ना करें, मैं आपको बिना म्यूट करे ही पढ़ा लूं। फिर बेटा अगर आप डिस्टरबेंस करते हो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ जो आपके डाउट है वो आप लोग मुझे बताएं, थोड़ा सा कनेक्टिविटी बने हमारे बीच में। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अटेंडेंस एक बार तो मैंने अभी ले ली है तुम्हारी, एक बार 8:38 या 8:40 पे लूंगी, क्लास खत्म होने से 1 या 2 मिनट पहले। ठीक है, अच्छा बेटा एक बार सचिन आपको सुनाई दे रहा है? सचिन, तो भी कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का, और वो टॉपिक हमारा पूरा हो गया था। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल क्या थे? जैसे हमारा HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HF हो गया। इन सभी के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है बेटा। इन सभी में कैसी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, और आप इसमें ना ये मत कर देना H पॉजिटिव और F नेगेटिव, नहीं, वो तो आयनिक बॉन्डिंग में होता है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। मतलब यहाँ H एटम पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है और Cl नेगेटिव पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज है। सभी केस में ही ऐसा है। क्यों है? क्योंकि जो दो एटम है H और Cl, इसमें से Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव ज्यादा है। तो क्लोरीन पे आपको नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ी हुई दिखेगी, तो H एटम पे फिर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो उससे दो पोल आपके आगे है, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल। इसी को हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है ना बेटा? तो अब इसके बाद एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमारा F2 था, Cl2 है, Br2 है, I2 है, N2 है, O2 है। ये सभी कंपाउंड, इन सब में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, बट ये नॉन पोलर है। इन सभी में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, बट ये नॉन पोलर है, मतलब कि यहाँ पे कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों एटम यहाँ पे फ्लोरीन के ही है। जितना एक एटम दूसरे का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, उतना ही दूसरा एटम पहले का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे कहीं कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पर बेटा कोई भी पोल क्रिएट नहीं होंगे। तो ये कंपाउंड आपका कैसा रहेगा? नॉन पोलर रहेगा। अब आप ये बताओ, यहां तक का टॉपिक आपको क्लियर है? यस या नो में जवाब दो बेटा मुझे, यहां तक का टॉपिक आपको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड बेटा। यस मैम। हाँ, अब बेटा ऐसे थोड़ी Yes, ma'am. कनेक्टिविटी होनी चाहिए हमारी क्लास में। ओके, तो अब इससे आगे मैं टॉपिक करवाती हूँ आज आपको। कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, तो आज का टॉपिक आप लोग डालें पार्शियल आयोनिक करेक्टर। पार्शियल आयोनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। पार्शियल आयोनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। इसका बेटा मीनिंग अभी समझाती हूँ, इसका मतलब क्या है पार्शियल आयोनिक करेक्टर का। अच्छा, आप सबको पता है कंपाउंड कॉमन दो तरह के होते हैं, तुमने पढ़ रखा है, आयोनिक और कोवेलेंट। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ये तो आप सबको पता है। अच्छा, अब जो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोवेलेंट कंपाउंड 100% कोवेलेंट ही होता है, उसमें कुछ एक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की भी होती है। और कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो ऐसा नहीं है वो 100% आयनिक ही है, उसमें थोड़ी बहुत परसेंटेज कोवेलेंट कंपाउंड की भी होती है। तो आपको बात समझ में आई? कोवेलेंट कंपाउंड में थोड़ी बहुत परसेंटेज आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की भी होती है और आयनिक वाले में कोवेलेंट की होती है। तो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, यहाँ पे पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ रहा है किसमें? कोवेलेंट कंपाउंड में।
कि कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है इसमें कितना आयोनिक कैरेक्टर है वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब इस टॉपिक को करने के लिए हमें क्या करना है, दो एटम है बेटा, मान लीजिए हमारे पास दो एटम है ए एंड बी। ठीक है, जो एटम ए है ना, एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम बोलेंगे काई ए। बेटा जो ये मैंने ऐसे एक्स बनाए थोड़ा कर्सिव में करके, इसको हम CHI, इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, काई, CHI, काई है ये किसका सिंबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है। तो हमने मान लिया जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए एटम की तो क्या होगी, काई ए, और बी एटम की क्या हो जाएगी, काई बी हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग एटम है ए और बी, और दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, एक की काई ए है और एक की काई बी है। अब हमें ये देखना है जो ये हमारे दो एटम है ए और बी, जो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो पहली कंडीशन में करवा रही हूं, अगर काई ए और जो काई बी है इन दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस कर दिया ना, अगर डिफरेंस 1.9 है, अगर डिफरेंस कितना है एग्जैक्टली 1.9 है, तो उस कंपाउंड में 50% आयोनिक कैरेक्टर होगा, प्लस में 50% ही कोवलेंट कैरेक्टर होगा। आपको पहली बात बेटा समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी एटम है, दो एटम है उसमें ए और बी, जो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है, 1.9 है। इसका मीनिंग 50% उसमें आयनिक कैरेक्टर है, 50% उसमें कोवलेंट कैरेक्टर है। अब इसके बाद सेकंड आप लिखो, ये रब कर दो, आपने कर लिया होगा। ये फर्स्ट कंडीशन होगी आपकी, काई ए और काई बी का डिफरेंस, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब सेकंड कंडीशन देखो, अगर जो आपका डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी एटम, वो डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है, तो वो डिफरेंस क्या है बेटा, 1.9 से ज्यादा है, तो हम कंपाउंड को आयोनिक एज्यूम करेंगे। हम बेटा कंपाउंड को क्या एज्यूम करेंगे, आयोनिक। किसमें, आयोनिक की परसेंटेज ज्यादा है, बराबर नहीं है, आयोनिक की परसेंटेज ज्यादा है और कोवलेंट की परसेंटेज है वो कम है। और थर्ड कंडीशन है, अगर जो हमारे दोनों एटम है ए और बी, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से कम है, 1.9 से कम है, तो उस कंपाउंड में कोवलेंट कंपाउंड की परसेंटेज ज्यादा है। यहाँ पे कोवलेंट की परसेंटेज ज्यादा है। तो ये तीन कंडीशंस हमने यहाँ पे की बेटा, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें किसकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, उसमें परसेंटेज आयनिक बॉन्ड की ज्यादा है या कोवलेंट बॉन्ड की ज्यादा है। ठीक है, कंपाउंड तो कोवलेंट ही है, बट उसमें जो परसेंटेज है वो आयनिक की कितनी है वो हम इससे पता कर सकते हैं। तो आपको बेटा यहाँ तक समझ में आया, बताओ कर लोगे ये, बताओ बेटा यस नो में जवाब। तो आपको ये बात समझ में आई? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मूला देखेंगे जिनकी हेल्प से फिर हम ये निकाल सकें कि कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। तो यहाँ पर दो आपकी अलग अलग इक्वेशन है जिनकी हेल्प से हम कोवलेंट कंपाउंड में आयोनिक की परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला आप देखो पोलिंग इक्वेशन, फर्स्ट है बेटा पोलिंग इक्वेशन। पोलिंग इक्वेशन की हेल्प से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं आयोनिक कैरेक्टर की किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में। तो यहां हमें निकालना है परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है वो हमें निकालना है। तो पोलिंग इक्वेशन से हम वो निकाल रहे हैं कि कितना है इसमें बेटा आपकी परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या है निकालने का, 18 काई ए जाई अपोलो माइनस काई बी पावर में है 1.4। ये फॉर्मूला है। आपको न्यूमेरिकल में क्या होगा,
ए और बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन होगी, ए और बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन होगी, बस आपको उसकी हेल्प से परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालना है। ठीक है, तो ये बेटा आपकी पहली इक्वेशन हुई पोलिंग इक्वेशन। अब मैं इसे ऊपर का रब कर देती हूँ, आगे देखिए आप। अब जनरली बेटा इस इक्वेशन से हम कम सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल। अब सेकंड इक्वेशन यहाँ पे एक और है, वो क्या है देखिए। सेकंड इक्वेशन है हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन। हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन से हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं आयनिक कैरेक्टर की, वो आप देखो। परसेंट आयनिक कैरेक्टर, ओके, परसेंट आयनिक कैरेक्टर हम निकालेंगे हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन से। तो फॉर्मूला होता है 16 काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर बाय हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन, बाय हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन। ठीक है, तो इन दो फॉर्मूला से हमें निकालना है परसेंट आयनिक कैरेक्टर। ओके, कर लेंगे बेटा। तो ये दो इक्वेशन है हमारी, पोलिंग इक्वेशन और दूसरी है हमारी हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे आप लोग देखिए, ये रब कर देती हूँ बेटा। तो अभी तो हमने पढ़ा कि कोवलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, न्यूमेरिकल हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, बाय यूजिंग हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन by using Henny and Smith equation calculate percent ionic character, calculate percent ionic character in a covalent compound। आपको हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन का यूज करके परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालना है एक कोवलेंट कंपाउंड में। ठीक है, और आपको यहाँ पर गिवन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो आपको काई गिवन है H एटम का, ठीक है, तो आपको H एटम की काई की वैल्यू गिवन दी गई है 2.4, 2.1, 2.1। ठीक है, और दूसरा बेटा आपको यहाँ पे एटम दिया गया है F, और आपको F की भी गिवन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, 4। तो बस क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया, आपको फॉर्मूला आता ही है। क्या है फॉर्मूला परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने का? भाई फॉर्मूला क्या है बेटा, 16 काई ए माइनस काई बी, इसका हमने क्या कर लिया, ठीक है, सॉरी 16 काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का स्क्वायर, यही होगा ना फॉर्मूला इसका। तो बस अब इसकी हेल्प से आप सोल्व कर दो। तो दो एटम है, एक तो H है और एक F है, दोनों की तुम्हें क्या गिवन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है। तो आप इसकी हेल्प से क्वेश्चन करें, अब कैसे होगा बेटा, कर सकते हो? हाँ बेटा बताइए, क्या आप लोग इससे सोल्व करोगे? यस नो में जवाब दो बेटा, सोल्व करोगे इसको? लिखो यहाँ पे फॉर्मूला, देखिए अब 16 दो एटम है A और B, B की ज्यादा, ये देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की कितनी नेगेटिविटी है 4 और H की है 2.1। तो मैं A वाले का ये मान लू फ्लोरीन, इसकी नेगेटिविटी 4 है, माइनस में क्या हो जाएगा 2.1 प्लस 3.5 सेम होगा 4 माइनस 2.1 का स्क्वायर। क्या आया बोलो, ये 16, 4 में से 2.1 माइनस किया तो क्या बचा 1.9,
तो 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 1.9 का स्क्वायर। तो आप लोग मुझे ये बताओ कितने बच्चे इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे? शो मी योर थंब इंप्रेशन। कितने बच्चे इसकी कैलकुलेशन कर देंगे बेटा, बताओ। शो मी योर थंब इंप्रेशन। ये हो जाएगा आपसे सोल्व। वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो अब आप इसको सोल्व कर लेना बेटा। ओके, 1.9 का स्क्वायर निकाल लेना और इसकी कैलकुलेशन आप कर देना। तो इसकी हेल्प से हम परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे कोवेलेंट कंपाउंड में, ठीक है। अब बेटा सब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जो आपका एमसीक्यू टेस्ट होता है ना ऑनलाइन, जो भी होगा, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्वेश्चन आपका आ सकता है परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने का। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन आएगी ए और बी दोनों एटम की। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए, ठीक है। तो ये आप टॉपिक कर लेंगे बेटा। तो आज हमने पहला टॉपिक किया परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड। लब कर दो बेटा, हो चुका है ये। जवाब दो यस और नो में। Yes, ma'am. ओके बेटा, सभी का हो चुका यस है। मैम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट टॉपिक। अभी तो हमने किया पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयोनिक कंपाउंड। बेटा अभी तो मैंने तुम्हें क्या करवाया था? अभी तो मैंने करवाया था पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड, और अब मैं करवा रही हूं पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। ओके बेटा, उल्टा कर दिया ना। इससे पहले मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि कंपाउंड तो आपका कोवेलेंट था, उसमें कितना आयोनिक कैरेक्टर है, और मैं अब की बार आपको क्या समझा रही हूँ कि कंपाउंड तो आपका आयनिक है और उसमें कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो टॉपिक इस बार हम करेंगे पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयोनिक कंपाउंड, और इसको हम बोलते हैं फजान्स रूल। FAJAN, फजान्स रूल। ये फजान्स रूल है बेटा, ठीक है। तो अब आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बार इससे क्वेश्चन आपका बनता है। फजान्स रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। मान लो बेटा ये हमारा एक कैटायन है A, ठीक है, और ये हमारा एक एनायन है B। मैंने साइज दोनों का अलग अलग बनाया क्योंकि हमेशा जो कैटायन का साइज है वो छोटा ही होता है। सॉरी, तो एक मिनट, एक हमने कैटायन ले लिया, एक हमने एनायन ले लिया, ठीक है। कैटायन और एनायन हमने लिया, ओके। और अब ये जो कैटायन और एनायन हमारे हैं बेटा, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये तो आपको पता ही है। कैटायन कैरी पॉजिटिव चार्ज और एनायन कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैटायन कैरी पॉजिटिव चार्ज, एनायन कैरी नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या वो आप समझे। कोई भी एक कैटायन है, वो जाके अप्रोच करता है, स्ट्राइक करता है एनायन को। बेटा फजान्स रूल ने क्या समझाने की कोशिश की कि एक कैटायन है और वो जाके टक्कर मार रहा है, अप्रोच कर रहा है एक एनायन को। मान लीजिए ये है मेरा कैटायन, ये है मेरा एनायन। तो जो ये कैटायन है ये जाके ऐसे टक्कर मार रहा है, अप्रोच कर रहा है इस एनायन को। तो जब ये कैटायन इस एनायन को जाके अप्रोच करता है, तो जो इस एनायन का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मीनिंग क्या है बेटा कि बीच में न्यूक्लियस, बाहर बहुत सारे ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेटा आप एज्यूम करो एटम की तरह सेम बीच में न्यूक्लियस है,
साइड में आपके क्या है, बोथ सर्कुलर पाथ है, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जैसे ही जो आपका कैटायन है ये जाके हिट करता है एनायन को, तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो टूट जाता है, एनायन के सारे इलेक्ट्रॉन बिखर जाते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो टूटना है कैटायन की वजह से, ये जो फिनोमिना आपका होता है, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। कि व्हेन ए कैटायन स्ट्राइक द एनायन, जब कोई कैटायन जाके टक्कर मारता है एनायन को, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन गेट्स डिस्टॉर्टेड, तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो टूट जाता है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। बेटा क्या आपको मेरी पहली बात समझ में आ रही है? When a cation approach an anion, the electron cloud of anion gets distorted, and this phenomena is called a polarization. बेटा बताओ यस नो में जवाब दो, आपको मेरी ये पहली बात समझ में आई? फजान रूल क्या कहता है? Yes, ma'am. ओके बेटा, तो आप लोग लिख लें आप, when a cation approach, आवाज नहीं बेटा, म्यूट कर लो, an anion. When a cation approach an anion, जब एक कैटायन है जाके अप्रोच कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है किसको, एनायन को, तो उससे क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन गेट्स डिस्टॉर्टेड। बेटा डिस्टॉर्टेड का मीनिंग है टूट गया, बिखर गया। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का वो टूट जाता है, बिखर जाता है। When a cation approach an anion, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और जो ये फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया बेटा, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आप अगली बात समझो। अब एक कैटायन है, वो कितनी जोर से टक्कर मारता है जाके एनायन को, तो उस कैटायन को चेक कैसे करें, उसकी पावर को, कि एक कैटायन में कितनी ताकत है, कि ये कितनी जोर से एक एनायन को जाके स्ट्राइक करता है, टक्कर मारता है। उस पावर को हमने यहाँ पर एक नाम दिया, पोलराइजेशन पावर। बेटा क्या नाम दिया, पोलराइजेशन पावर या पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो अब आप बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टेंडेंसी, या कह सकते हो द पावर ऑफ ए कैटायन, पावर ऑफ ए कैटायन, कितनी पावर है एक कैटायन की, ठीक है, टू पोलराइज द एनायन या टू स्ट्राइक द एनायन, कि एक कैटायन है वो कितनी जोर से टक्कर मार रहा है और कितना वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तोड़ पा रहा है, ठीक है। द पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन, इसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर या पोलराइजिंग पावर। तो कोई आपसे ये पूछे कि पोलराइजिंग पावर की टर्म किसके लिए है, कैटायन की पावर के लिए है, कि एक कैटायन में कितनी ताकत है, कितना वो जाके अप्रोच कर पा रहा है, कितनी जोर से वो हिट कर पा रहा है एनायन को, उस कैटायन की पावर को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, पोलराइजिंग पावर नाम दिया। तो आपको बेटा सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आप देखो, ये 3 स्टेप है, फजान रूल के 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 और 2 मैंने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट में पूरा आपका फिनोमिना था पोलराइजेशन, सेकंड में हमने कैटायन की पावर की बात की, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। अब इसके बाद बेटा हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट अपना डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं रब कर देती हूँ, तो अब आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो। अब जो एनायन है वो, उसका क्लाउड टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो एक एनायन का कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूट पाता है,
या कितना वो खुद को पोलराइज कर पाता है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। अब थर्ड पॉइंट लिखो, द टेंडेंसी of an anion, the tendency of an anion to show polarization। एक एनायन में कितनी टेंडेंसी है, वो कितना शो करता है पोलराइजेशन, कितना वो अपना क्लाउड तोड़ पा रहा है कैटायन की टक्कर मारने पर, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर तीन टर्म आई। पहली टर्म थी आपकी पोलराइजेशन, वो तो इस पूरे फिनोमिना के लिए थी। सेकंड टर्म आपकी क्या है? पोलराइजिंग पावर, वो कैटायन के पावर के लिए थी। और आपकी थर्ड टर्म है पोलराइजेबिलिटी। ये एनायन में कितनी टेंडेंसी है कि एक एनायन कितना अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड तोड़ पाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी तीन टर्म होगी बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया? पोलराइजेशन। दूसरा हमने किया पोलराइजिंग पावर, और थर्ड हमने यहाँ पे डिस्कस किया पोलराइजेबिलिटी। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको है तो बताइए बेटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? यस नो में जवाब दीजिए। कुछ समझ में नहीं आया हो यहाँ तक आपको? हो जाएगा यहाँ तक बेटा? बोलो बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. बेटा, ठीक है। चलिए अब यस मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। Yes, ma'am. तो अब आप यहाँ पे एक दो तीन पॉइंट छोटे छोटे और है, वो अब देखना। टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं कि कितना कोवलेंट की परसेंटेज होती है एक आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, कितनी कोवलेंट की परसेंटेज होती है एक आयनिक कंपाउंड में। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन। बेटा ये पूरा निचोड़ है इस टॉपिक का, पूरा कंक्लूजन आया ये। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, जितना छोटे साइज का कैटायन होगा, एंड लार्जर द साइज ऑफ एनायन, और जितने बड़े साइज का एनायन होगा। जितने छोटे साइज का कैटायन होगा और जितने बड़े साइज का एनायन होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन and larger the size of anion, more will be polarization। बेटा ज्यादा पोलराइजेशन कब होगी? जब कैटायन छोटे से छोटा हो और एनायन बड़े से बड़ा हो। जितना एनायन बड़ा होगा, जितना कैटायन छोटा होगा, उतना ही ज्यादा वहां पे होगा पोलराइजेशन। मोर विल बी पोलराइजेशन एंड more will be covalent character, and more will be covalent character, मतलब कि उतना ही उसमें कोवलेंट की परसेंटेज ज्यादा होगी। more will be covalent character। ठीक है, तो आपको ये बात बेटा समझ में आ गई होगी। जितना छोटा कैटायन, जितना बड़ा एनायन, उतनी ही ज्यादा होगी पोलराइजेशन, और उतना ही ज्यादा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर मिलेगा। तो आप लोग बताओ बेटा, ये पॉइंट आपको समझ में आया? बेटा बोला करो यस नो में, Yes, क्या ma'am. पॉइंट समझ में आया? ठीक है, यस मैम। ओके बेटा, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। तो चलिए अब हम आगे क्या करें। अब जो ये टॉपिक हमने पढ़ा है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, वो हम समझेंगे। अब यहाँ करें शुरू। तो इसको मैं रब कर देती हूँ। टॉपिक आपका हो गया, मैंने आपको फजांस रूल पूरा समझा दिया। अब बस आपको ये देखना है कि मैम क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में इसमें, या हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे फजांस रूल को। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, आपको ये दो दे रखे हैं, LiCl और LiBr। आपको ये बताना है इन दोनों में से ज्यादा कोवलेंट कौन है। विच क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इन दोनों में ज्यादा कोवलेंट कौन है ये आपको बताना है। LiCl या LiBr, कोई बताना चाहेगा?
कंपाउंड तो ये आयनिक है, बट किसमें कोवेलेंट की परसेंटेज ज्यादा होगी? इन दो में से एक आएगा, बताना चाहोगे कौन सा? कोशिश तो करो बेटा। LiCl या LiBr, किसमें ज्यादा कोवेलेंट की कैरेक्टरिस्टिक होगी? बोलो बेटा, शाबाश। LiCl। LiCl बेटा आपने बताया, वेरी गुड, बट ये थोड़ा सा गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? अब मैं जो क्वेश्चंस पूछूं उनके जवाब देना आप सब। ये बताओ इन दोनों में कैटायन कौन है? सब बोलो बेटा। ऐसे टूटेगा ना ये। अब सारे बताओ इसमें कैटायन कौन है? सभी बोलो बेटा, कैटायन यहाँ पे कौन है? Li+। कैटायन यहाँ पे कौन है बेटा? Li+ है, ठीक है। और एनायन यहाँ पे कौन है? एक में Cl- है और एक में Br- है।